दोस्तों नमस्कार। जय गुरुदेव। नमो निखिल। सर्वप्रथम मैं आप सब लोगों को मेरा परिचय दे दूं। मेरा नाम पामिस्ट रतन है। मैं राजस्थान के खेतरी से हूं। परम पूजनीय सदगुरु डॉक्टर नारायण श्रीमाली जी और परम पूजनीय सदगुरु डॉक्टर भोजराज द्विवेदी जी का शिष्य हूं। उनसे मैंने ज्ञान अर्जित किया है। जो कुछ मैंने सीखा वो पिछले काफी लंबे समय से आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। मेरा एकमात्र उद्देश्य होता है, चाहे मेरी फ्री क्लास रही है, चाहे मेरा हाँ। एड क्लास रही है, हर क्लास के अंदर व्यक्ति कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित करके जाए। यही मेरा एकमात्र उद्देश्य होता है। तो अब हम इस क्लास को आगे कंटिन्यू करें, उससे पहले मुझे कुछ पुराने चेहरे भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि वो आगे दोबारा से आ गए। जैसे हमारे रजनी ओबराय साहब मुझे दिखाई दे रहे हैं। हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, फिर से दोबारा दिखाई दे रहे हैं। सोनी साहब, काफी लोग हैं जो फिर से दोबारा से हमारे साथ में जुड़े हैं। तो ये मेरे लिए गर्व की बात है कि आप लोग मेरे साथ पिछले क्लास में भी थे और इस क्लास में फिर दोबारा आए। इसका मतलब कि आपको मेरे साथ आनंद आया। और कोई भी टीचर हो, अगर टीचर को उसका स्टूडेंट दोबारा नजर आता है उसकी क्लास में, तो शायद उसके लिए इससे ज्यादा खुशी की बात कोई दूसरी नहीं हो सकती। तो मेरे लिए सच में ये बड़े गर्व की बात है कि यहाँ बहुत से लोग जो हैं वो फिर से यहाँ नजर आ रहे हैं। तो ये सच में काफी अच्छी बात है। दोस्तों, हम लोग जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट है हस्तरेखा विज्ञान। तो हस्तरेखा विज्ञान की इस क्लास को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले मेरा अनुरोध है आप सब लोगों से कि सभी लोग अपना नोट पैड और पेन जरूर लेकर के बैठें, क्योंकि मैं आज की इस क्लास में आपको कुछ ऐसी चीजें देने वाला हूं जो आपके जीवन में काम आएंगी और आपको जीवन भर वो चीजें आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। तो उसके लिए जरूरी क्या है, सबसे पहले आपको नोट करने के लिए आपके पास में कागज पेन का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलो हम शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम को। पीपीटी नजर आ रही है सब लोगों को प्रॉपर तरीके से? आप में बोल भी सकते हो, मैंने सभी का मुंह खोल रखा है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप हाँ लोग, आ रहे दिख रहे। हाँ मतलब मैंने सभी लोगों का वो कर रखा है, लेकिन सारे लोग अगर म्यूट रखोगे तो क्या डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और डिस्टरबेंस नहीं होगा तो क्लास प्रॉपर तरीके से आगे चलेगी। तो हम इस क्लास को आगे बढ़ाएं उससे पहले मेरा एक सवाल है आप सभी लोगों से। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी ज्योतिष से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए? जी, तो प्लीज अगर हैंड रेज करें तो थोड़ा सा समझ में आएगा कि हम उस हिसाब से बात कर पाए। राइट राइट, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। गुड 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 गुड। आप वर्चुअल भी कर सकते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से हैंड रेज कर सकते हैं। गुड। तो यहाँ पर बहुत से विद्वान हैं ऑलरेडी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो ज्योतिष से अपना संबंध रखते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। अब आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी पामिस्ट्री के बारे में जानते हैं, हस्तरेखा विज्ञान के विषय में जानते हैं? ऐसे कितने लोग हैं? तो वो जरा हाथ खड़ा करें। तो हम क्लास का स्टैंडर्ड उसी हिसाब से मेंटेन करके चलें तो ज्यादा मजा आएगा। यानी बिल्कुल अपने को बॉटम से लेके चलना है या थोड़ा सा अप लेवल लेके चलना है, ये चीजें सोचनी पड़ेंगी। तो एक गोपाल कृष्णा जी उपाध्याय साहब है, वो कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ। और ये ओप्पो मैम, आप अपना नेम अगर सुधार सकें तो प्लीज। आपका शुभ नाम क्या है? आपने जो फर्स्ट में हैंड रेज कर रखा है, आप अपना नाम बताएंगे मुझे? प्लीज अनम्यूट करें मैम आप। सर मेरा नाम रेखा कुशवाहा है। रेखा जी। मैं रेखा जी लिख देता हूँ, इतना काफी है तो मुझे आपको पहचानने में आसानी रहेगी। तो रेखा जी हैं। और सुधीर शर्मा जी हैं जो कह रहे हैं कि हम हस्तरेखा विज्ञान के विषय में जानते हैं। चलो जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत कम लोग हैं जो यहाँ
हस्तरेखा विज्ञान के विषय में जानते हैं। अब दूसरा मेरा सवाल है कि हमारी टीम में से अगर कोई है यहाँ पर तो प्लीज वो अपना हैंड रेस खड़ा करे। टीम में से है कोई बंदा? आया कोई? ये सारे गायब है। हाँ जी या सर है। टीम में से कोई नहीं है। चलो कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। कोई नहीं। चलो जी, रेखा जी आप भी अपना हाथ नीचे कर ली। तो सोनी जी, सोनी शास्त्री जी कह रहे हैं कि भूल गए। नहीं जी, आपको कैसे भूल सकते हैं सोनी जी? मैं आपको, आप मेरी स्टूडेंट रही हैं पुराने जमाने में, तो हम आपको नहीं भूले हैं। जो लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनको भूल कैसे सकते हैं? ऐसा नहीं है। और आप दोबारा आए, ये मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हस्तरेखा विज्ञान के विषय में, लेकिन हस्तरेखा विज्ञान के विषय में बात करने से पहले, सबसे पहले हम चूंकि बॉटम से चल रहे हैं, बिल्कुल निचले स्तर से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात, हस्तरेखा विज्ञान भी ज्योतिष का एक अंग है। और ज्योतिष की अगर बात की जाए तो ज्योतिष क्या है? ज्योति प्लस ईश्वर की ज्योति, ऐसा दिव्य ज्ञान जो ईश्वर के द्वारा हमें प्रदान किया गया है, जिसके माध्यम से हम किसी भी जातक के संपूर्ण जीवन का अध्ययन कर सके, ऐसे ज्ञान को ज्योतिष कहा गया है। बात आती है कि ज्योतिष कब शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ, इसके विषय में भी हम लोगों को जानकारी होना आवश्यक है। तो ज्योतिष जो है वो एक, ये कह सकते हो कि आज का नहीं है, हजारों साल पुराना या लाखों साल पुराना विषय है। और ये विषय की जो शुरुआत है वो इसकी हिंदुस्तान में हुई। हम इस बात को सभी लोग जानते ही हैं, ज्यादातर विद्वान इस विषय में जानते हैं कि हमारे देश से ही इस विषय की शुरुआत हुई। हमारे जो बहुत से ऋषि मुनि हुए, उन ऋषि मुनियों ने हजारों लाखों वर्ष पूर्व इस बात का ज्ञान प्राप्त कर लिया कि हमारे धरती से कितनी दूरी के ऊपर, ब्रह्मांड के अंदर कौन से ग्रह उपस्थित हैं, और उनका मानव जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। इन सब चीजों का अध्ययन बहुत पहले हो गया। यानी जब कोई बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, तो उसकी जन्म कुंडली के आधार पर उसके संपूर्ण जीवन का अध्ययन हम कर पाते हैं। तो ये ज्योतिष का एक चमत्कार है। जिन विद्वानों ने, जिन ऋषि मुनियों ने हमें यह ज्ञान प्रदान किया, ये धरोहर हमें जो सौंपी, हमें उनका भी हमेशा सम्मान करना चाहिए। उनका आशीर्वाद हमें लेकर के ही आगे बढ़ना चाहिए। हमें उनका थैंक यू जरूर बोलना चाहिए। अगर भगवान आपको जीवन में कुछ भी दे रहा है, ईश्वर आपको कुछ भी दे रहा है, तो हमें हमेशा ईश्वर का थैंक यू बोलना चाहिए। और अगर हमें मानव जीवन के अंदर कोई भी कुछ दे रहा है तो हमें उनका भी धन्यवाद करना चाहिए। तो ये जितने भी विद्वान हैं, जिन विद्वानों ने हमें ये ज्ञान प्रदान किया, हम उनका अगर थैंक यू नहीं बोलते हैं, उनका धन्यवाद नहीं करते हैं, तो ये एक नाइंसाफी होगी। इसलिए मेरा उन सभी महान विभूतियों को प्रणाम जिन्होंने हमें ये ज्ञान प्रदान किया। ऐसा माना जाता है कि भारत पूरे विश्व का गुरु रहा है। ये बात हम सब जानते ही हैं। पूरे विश्व में केवल सनातन था, और यहीं से पूरे विश्व में ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ। तो ये जो पावन धरा है, इस धरा को भी हमें प्रणाम करना चाहिए कि हम इस धरती के ऊपर पैदा हुए। तो ये भी हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ी बात है, ये कोई कम बात नहीं है। क्योंकि आज की जो क्लास है
श्रीमान जी म्यूट रखें अपने आप को। अनम्यूट क्यों कर रहे हैं आप? मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर, अनम्यूट क्यों कर रहे हैं आप? VOV2348, प्लीज म्यूट रखिए अपने आप को। बाकी सारे लोगों का मुंह बंद करवाओ। चलो मैं वैसे कर देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी एक व्यक्ति की वजह से बाकी के लोग डिस्टर्ब हों, इसलिए सभी को म्यूट कर रहा हूँ। और आप सब लोगों को एक चीज बता देता हूँ, अगर इस क्लास के दौरान कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप लोग हैंड रेज करें। हैंड रेज अगर आप लोगों को नहीं करना आता, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको नहीं करना आता है, तो हमारे पास में रिएक्ट का एक बटन नीचे दिखाई दे रहा होगा जिसके अंदर रिएक्ट लिखा हुआ है। उसको जब आप दबाएंगे तो उसके अंदर एक नीचे नीचे आपको दिख रहा है रेज हैंड। इसको दबाएंगे, जैसे मान के चलो मैंने इसको दबाया, तो आप देखो मेरे वहां पर एक पीला पीला हाथ खड़ा दिखाई देगा। तो ऐसा हाथ खड़ा वहां दिखाई देगा, तो वो जब दिखाई देगा तो मैं समझ जाऊंगा कि इन श्रीमान जी का कोई सवाल है या इन मैडम का कोई सवाल है, और आपके सवाल का जवाब आपको बीच में से अनम्यूट कर करके आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। राइट? तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि सबसे पहले ज्योतिष के बारे में बात कर रहे हैं कि ज्योतिष का जो उदय है वो भारत में हुआ। हमारे यहाँ पर जो अनेक ऋषि मुनि पैदा हुए, उन्होंने हमें ये दिव्य ज्ञान प्रदान किया, और ये ज्ञान सर्वप्रथम भारत में आया, और उसके बाद में संपूर्ण विश्व के अंदर इसका प्रचार प्रसार हुआ। चूंकि क्लास पामिस्ट्री की है, तो हम बात हस्तरेखा विज्ञान के बारे में ही करें। हस्तरेखा विज्ञान भी ज्योतिष का ही एक अंग है। ओकल्ट के अलग अलग विद्वानों ने हमें अलग अलग विद्याएं दी। उनमें से एक ऋषि हुए समुद्र ऋषि। समुद्र ऋषि ने हमें एक ज्ञान प्रदान किया, मानव शरीर के अंगों का अध्ययन कर करके, मानव शरीर के अंगों का अध्ययन कर करके किसी भी जातक के जीवन के बारे में जानकारी हासिल करना, ये एक विषय था। और उसी का उसको कहा गया समुद्र शास्त्र। और समुद्र शास्त्र का ही एक पार्ट है हस्तरेखा विज्ञान, जिसके अंदर मानव शरीर का जो हाथ है उसको आगे से पीछे से देख करके और किसी व्यक्ति के बारे में जानना, ये हस्तरेखा विज्ञान है। यानी हस्तरेखा विज्ञान कहां से आया? समुद्र शास्त्र से। देखो, जब भी आप किसी विषय का अध्ययन कर रहे हैं तो सबसे पहले जरूरी क्या है? सबसे पहले जरूरी है कि हमें उसकी हिस्ट्री का पता होना चाहिए कि ये ज्ञान कहाँ से आया, कौन लेकर के आया, कब से है। इन सब चीजों के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। जैसा मैंने आपको बताया कि हस्तरेखा विज्ञान का उदय भारत में हुआ। भारत के एक महान ऋषि समुद्र जी ने समुद्र शास्त्र की रचना की, और समुद्र शास्त्र का ही एक अंग है हस्तरेखा विज्ञान। अब बात यह आती है कि ये विज्ञान कितना पौराणिक है, कितना पुराना है, यह भी जानना हम सब लोगों के लिए जरूरी है। तो हस्तरेखा विज्ञान जो है वो आज का नहीं है, वो देवकाल में भी इसका प्रयोग होता था। एक छोटा सा संदर्भ बताता हूं मैं आप लोगों को। रामायण के बालकांड के अंदर एक संदर्भ आता है कि जब हिमालय की पुत्री विवाह के योग्य हो जाती है, तो उसके विवाह के विषय में जानने के लिए, उसके वर के विषय में जानने के लिए देव मुनि नारद जी को बुलाया जाता है, और कन्या का हाथ दिखाया जाता है। और वो कन्या का हाथ देख करके बोलते हैं कि जोगी जटिल अकाम मन अमंगल वेश, अस स्वामी इहि कह परिहस्त असिरेक। यानी हे राजन, इस कन्या के हाथ की जो रेखाएं हैं वो ये बताती हैं कि इस कन्या को जो वर मिलेगा, वो वर जिसकी जटाएं जटा जूट होंगी, जिसकी वेशभूषा जोगियों के समान होगी, ऐसे देवों के देव महादेव जो कामदेव को भी दग्ध कर दे, जो कामदेव को भी पराजित कर दे, ऐसे देवों के देव महादेव इस कन्या के वर होंगे। तो अब आप सोच सकते हो
कि जिस जमाने में मतलब देव काल में भी, देवताओं के समय भी मतलब इस विषय का प्रचार प्रसार था, तो ये कितना पौराणिक हो सकता है। अब बात ये आती है कि हस्तरेखा विज्ञान कितना उपयोगी है, हमें क्यों सीखना चाहिए। कोई भी चीज है, अगर आपका बच्चा पायलट बनना चाहता है तो वो पायलट क्यों बनना चाहता है, उसका आगे क्या करियर है, उसका क्या उपयोग है, आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही ज्योतिष सीखे तो ज्योतिष का क्या है, अगर हस्तरेखा सीखे तो हस्तरेखा का क्या उपयोग है। सबसे पहली बात, मुख्य बात, हस्तरेखा विज्ञान एक ऐसा विषय है जो सटीक भविष्यवाणी करने में सक्षम है। हाथ की रेखाएं कभी भी बदलती नहीं हैं। ये प्रमाणित है, एक ऐसा कुंडली है, वराह मीर जी ने लिखा है कि हमारे हाथ की जो कुंडली है, हमारे जो हाथ की जो कुंडली है, वो एक ऐसी कुंडली है जो स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित है, जिसमें ना तो कोई समय संशोधन, इष्टकाल संशोधन या बाकी की चीजों का कोई भय है। जो है वो प्रमाणित है और वो परमानेंट है, वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं हो सकता। दूसरी बात है, अगर मैं वैसे अपने देसी तरीके से बात करूं, मान के चलिए आप कि कोई बड़े शहर का एक बड़ा हॉस्पिटल है, जहां पर एक साथ 20 30 50 लेबर रूम है, एनी टाइम डिलीवरी हो रही है, और वहां पर मान के चलो 1 सेकंड का फर्क किए बिना 5 बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, तो क्या पांचों का भविष्य जो है, उनका फ्यूचर है, वो समान हो सकता है? नहीं होगा। लेकिन अगर उनकी कुंडली बनेगी तो कुंडली उनकी समान होगी। लेकिन अगर उनके हाथ आप देखेंगे तो उनके हाथ आपको सभी के डिफरेंट दिखाई देंगे। सबके एक जैसे हाथ नहीं हो सकते, ये कंफर्म बात। दूसरी बात, आपको हस्तरेखा विज्ञान क्यों सीखना चाहिए। आप में से कितने लोग जानते हैं मुझे नहीं पता, जैसे हमारे बीच में एक दो व्यक्ति हैं, जैसे गोपाल कृष्ण उपाध्याय जी ने कहा कि मैं हस्तरेखा विज्ञान के विषय में जानता हूँ, अच्छी बात है। और दो चार व्यक्ति हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि हस्तरेखा विज्ञान में ऐसा जरूरी नहीं है कि आप किसी जातक का हाथ हाथ में लेकर के ही फलादेश करें। आप दूर से भी किसी व्यक्ति का हाथ देख करके उसके विषय में जान सकते हैं। मैं अक्सर मेरी क्लासों में या जहां भी ज्योतिष के जो एस्ट्रोलॉजी के सम्मेलन होते हैं, जहां जाता हूं, मैं वहां पर अक्सर एक बात कहता हूं कि हस्तरेखा विज्ञान एक ऐसा विषय है, और इस विषय का प्रचार प्रसार होना चाहिए बहुत हाई लेवल के ऊपर। हर किसी व्यक्ति को हस्तरेखा विज्ञान सीखना चाहिए। क्यों सीखना चाहिए, इसके पीछे की रीजन है। आप अपने बच्चे का रिश्ता करने के लिए कहीं पे जाते हो, सामने वाले से कुंडली मांगते हो। हमारे ऐसे ज्योतिषी भाई हैं जो पैसे लेकर के अच्छे वाली कुंडली भी बना के दे देते हैं कि 11,000 रुपये लगेंगे, आप जैसे चाहो वैसे बनवा लो, बढ़िया सा वो कर देंगे, मैं कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे में आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाथ वो माध्यम है कि अगर आपको हस्तरेखा विज्ञान का अध्ययन है, तो आप हाथ को दूर से देख करके, उसका पिछवाड़ा देख करके, उसके अंगूठा देख करके, उसकी उंगलियां देख करके, उसके नाखून देख करके, दूर से ही उस व्यक्ति के विषय में जान सकते हो कि ये व्यक्ति कैसा है, ये इंसान व्यवहार के लायक है या नहीं है। मैं अक्सर ज्योतिष सम्मेलनों में एक बात बोलता हूं कि किसी को हस्तरेखा विज्ञान सिखाओ ना सिखाओ, लेकिन हमारी जो बेटियां हैं उनको हस्तरेखा विज्ञान जरूर सिखाना चाहिए। क्यों सिखाना चाहिए, उसका कारण बताता हूं कि आजकल लड़कियां जो है वो हर किसी के साथ में मित्रता कर लेती है, किसी के साथ में भी दोस्ती में चली जाती है, और बाद में बहुत घातक परिणामों का सामना करना पड़ता है।
क्योंकि 90% जो फ्रेंड मित्र बनते हैं उनका एकमात्र उद्देश्य होता है वासना। अब कोई बच्ची इस बात को कैसे समझे कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसका उद्देश्य केवल वासना है, या वो सच में मित्रता निभा रहा है, सच में वो दिल से प्रेम करता है, इस बात को कैसे समझे। तो अगर हस्तरेखा विज्ञान का अध्ययन किया है तो वो इस बात का पता लगा सकती है बड़ी आसानी से कि सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में चल क्या रहा है, वो वास्तव में दोस्ती के लायक है, मित्रता के लायक है या नहीं है। इतना ही नहीं, आप सब लोगों को भी हस्तरेखा विज्ञान जरूर सीखना चाहिए। किस लिए सीखना चाहिए, कारण बताता हूं। आप बेशक नौकरी में हैं या व्यापार में हैं, आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, अक्सर आप किसी न किसी से मित्रता करते हैं, किसी को अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं, या हम किसी को लाइफ पार्टनर बनाते हैं, कुछ ना कुछ कहीं न कहीं हमें व्यवहार तो, या दोस्ती भी करते हैं, किसी के घर आना जाना या कोई हमारे घर में आना जाना, ये सारी चीजें होती है। अब वो इंसान कैसा है, क्या वो सच में मित्रता के काबिल है, या हमें उससे दूरी बनाने की आवश्यकता है। आप उस व्यक्ति की कुंडली तो देख नहीं सकते, भाई इसकी कुंडली देख करके मैं अध्ययन करूं ये आदमी कैसा है। लेकिन हस्तरेखा विज्ञान वो माध्यम है जिसके माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति के बारे में जान सकते हो कि ये इंसान पास बैठाने के काबिल है या नहीं। तो क्या ये विषय सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, प्लीज सारे लोग अपने अपने राय दें कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों का क्या राय है। भोला प्रसाद जी ने कहा यस। तो सारे लोगों को देखना चाहता हूँ कितने लोग एक्टिव हैं, कितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, कितने लोग नहीं सुन रहे। समझ में तो आया कम से कम एक्टिव कितने हैं यहाँ पर जो मेरी बात को सुन रहे हैं। गुड 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 गुड। बहुत अच्छी बात। सच में सीखना चाहिए, इस बात में कोई डाउट नहीं है। अब बात ये आती है कि हस्तरेखा विज्ञान जब सब कुछ सीखना चाहिए, इतना अच्छा विषय है, वर्तमान युग में परम पूजनीय डॉक्टर नारायण श्रीमाली जी और परम पूजनीय सदगुरु डॉक्टर भोजराज द्विवेदी जैसे विद्वान हुए जिन्होंने हस्तरेखा विज्ञान के विषय में बहुत अच्छा कार्य किया। हमारे भोजराज जी ने तो अंगूठे के ऊपर इतना अच्छा अध्ययन दिया, इतनी अच्छी जानकारी दी है कि आप सिर्फ जातक का अंगूठा देख करके उसके संपूर्ण जीवन का अध्ययन कर सकते हैं। बाकी हाथ देखने की आवश्यकता नहीं, केवल अंगूठा देख करके। तो इतने अच्छे विद्वान हुए, उन्होंने इतना अच्छा ज्ञान दिया, उसके बावजूद वर्तमान युग में इसका प्रचार प्रसार क्यों नहीं हो पाया, जितना होना चाहिए था उतना क्यों नहीं हो पाया, इसके पीछे क्या रीजन रहे। ये एक विषय ऐसा है जो सभी के दिमाग में हो सकता है कि आखिर क्या कारण रहा। दरअसल क्या है, इसके पीछे जो सबसे मुख्य कारण है वो एक कारण रहा कि जितने भी जो पामिस्ट्री की तरफ जो लोग आए, या लोगों को लगा कि यार कीरो की एक 50 रुपए की किताब आती है वो पढ़ लिया, और उसमें जितना पढ़ा उसके बाद में मैं पामिस्ट बन गया, इतनी ही पामिस्ट्री होती है, इससे ज्यादा कोई वो नहीं है। यानी किताबी ज्ञान लेकर के लोग हस्तरेखा विज्ञान, मतलब अपने आप को हंसने का विद मानने लगे, और फिर उसके बाद में उन्होंने प्रेडिक्शन करना शुरू किया। वो प्रेडिक्शन में उन्होंने मात खाई, गलतियां हुई, लोगों के सामने उनकी बेइज्जती हुई। फिर वो दूसरी विद्याओं की तरफ बढ़े कि नहीं यार हस्तरेखा विज्ञान तो सही नहीं है, इसके हिसाब से तो सही प्रेडिक्शन नहीं हो पाती है, इसलिए हमें कुछ और सीखना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है। किसी भी चीज को सीखने का या किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करने का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, और जब तक आप उस प्रॉपर प्रोसेस को इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आप जीवन में मात खाओगे। अगर मान के चलो कि हवाई जहाज उड़ानी है
और आपने किताब में पढ़ लिया कि उसका कौन सा लीवर कैसे खींचा जाता है, कौन सा नीचे किया जाता है, तो क्या आप हवाई जहाज उड़ाना शुरू कर दोगे क्या? उसके लिए जरूरी है कि आपको ये ज्ञान हो, प्रॉपर ट्रेनिंग लें, प्रैक्टिकल चीजों को सीखें, तभी आप सही मायने में हवाई जहाज उड़ा सकते हो। इसलिए हमेशा सबसे पहला जो चीज है वो है एक प्रॉपर प्रोसेस जो है, उसके बारे में जानकारी आप सब लोगों को होना आवश्यक है। तो हस्तरेखा विज्ञान सीखने के लिए सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है कि आपको हाथ देखने का जो सही तरीका है उसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। अब बात यह आती है कि हाथ देखने का सही तरीका है क्या। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले आप लोगों को यही बताने वाले हैं कि हाथ देखने का जो प्रॉपर सिस्टम है, सही तरीका है, वो तरीका क्या है, इसी के बारे में हम लोग इस क्लास में बात करने वाले हैं। तो हाथ देखने की जो विधि है, स्क्रीन शेयर कर देता हूं। कुछ लोगों को लगता है कि स्क्रीन, क्योंकि मेरे तो क्या है कि गंदी आदत है, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं कभी स्क्रीन शेयर करके पढ़ाता नहीं, लेकिन अभी आजकल के जो कोच हैं, हमारे जो बिजनेस कोच हैं, उन्होंने कहा कि सर लोगों को ये ज्यादा अच्छा लगता है तो आप स्क्रीन शेयर कर करके उस हिसाब से बताया करो। तो मैंने कहा चलो जी, हम भी नई चीजें सीखते हैं, स्क्रीन शेयर करके सिखाते हैं। तो उसी हिसाब से मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन पहले बाद में दिखा दूंगा ये स्क्रीन तो, लेकिन पहले मैं जो बता रहा हूँ उसको नोट कर लो एक बार सारे लोग। तो अपने अपने कागज पेन संभालो और जो बता रहा हूँ लिखो। हाथ देखने का जो सही तरीका है वो तरीका क्या है उसको समझो। सबसे पहले क्या है कि हमारे को हाथ का जो आकार है ना, साइज, उसका अध्ययन करना चाहिए। सबसे पहले हाथ का आकार, साइज का अध्ययन करना चाहिए। जो लोग लिख रहे लिखना चाहें तो सर लिख सकते हैं, अगर किसी को लिखना है तो लिख सकते हैं। हाथों के जो आकार है वो 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, बहुत बड़ा हाथ। दूसरे नंबर पे है बड़ा हाथ। तीसरे नंबर पर है सामान्य हाथ। चौथे नंबर पर है छोटा हाथ। और 5वें नंबर पर है बहुत छोटा हाथ। तो सबसे पहले हाथों का आकार, साइज का अध्ययन करिए। उसके बाद में आपको हाथ का जो प्रकार है उसका अध्ययन करना चाहिए। यानी सबसे पहले साइज ऑफ हैंड, उसके बाद में टाइप ऑफ हैंड, हाथों के प्रकार। तो हाथों के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो भी लिख लीजिए। हाथों का प्रकार है, सबसे पहले होता है प्रारंभिक श्रेणी का हाथ। उसके बाद में आता है समकोण हाथ। समकोण हाथ। उसके बाद में आता है चमचाकार हाथ, यानी स्पून टाइप हैंड। समकोण मतलब स्क्वायर हाथ। उसके बाद में आता है आदर्शवादी हाथ। उसके बाद में आता है दार्शनिक हाथ। उसके बाद में आता है पॉइंटेड हाथ, नुकीला हाथ। रिपीट करूं? रिपीट कर देते हैं जी अंकुश जी। सबसे पहले प्रारंभिक श्रेणी का हाथ। उसके बाद में स्क्वायर हैंड यानी समकोण हाथ। उसके बाद में चमचाकार हाथ यानी स्पून टाइप, चमचे की जैसी आकृति वाला हाथ। उसके बाद में दार्शनिक हाथ। उसके बाद में आदर्शवादी हाथ।
उसके बाद में पॉइंटेड हाथ यानी नुकीला हाथ। उसके बाद में कोणिक हाथ। उसके बाद में आता है मिक्स हैंड। और इसके अलावा बहुत अधिक रेखाओं वाला हाथ भी होता है, उसका भी अध्ययन किया जाता है। ऐसे ही एक प्रशासकीय हाथ भी बोलते हैं, छोटा हाथ होता है, उसका एक पार्ट होता है। तो वो हाथों में आकार और प्रकार, इनका बहुत बड़ा महत्व होता है। क्यों महत्व होता है आगे डिटेल में समझेंगे, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूं कि जैसे मान के चलो कि किसी जातक का हाथ चमचाकार है, स्क्वायर मतलब कि चमचे की जैसी आकृति है। अब चमचा कैसा होता है, नीचे से तो चौड़ा होता है, ऊपर जाके पतला हो गया, तो ये चमचे की जैसी आकृति हो गई। तो चमचाकार हाथ के अंदर अगर बहुत अच्छी भाग्य रेखा है किसी आदमी की, और स्क्वायर हैंड में या आपका प्रारंभिक श्रेणी के हाथ के अंदर नॉर्मल भाग्य रेखा भी है, तो जो स्क्वायर हैंड वाला व्यक्ति है वो जीवन के अंदर बहुत अच्छा जीवन जिएगा, प्रारंभ से ही जीवन बहुत अच्छा रहेगा। समकोण हाथ वाला व्यक्ति बहुत अच्छा मान सम्मान को जिएगा, जबकि चमचाकार हाथ में बहुत अच्छी भाग्य रेखा होते हुए भी उसको स्ट्रगल फेस आउट करनी पड़ेगी। क्योंकि उसका सिद्धांत है, उसका रूल है कि किसी का भी अगर स्पून टाइप हैंड है तो 35 साल तक वो आदमी लाइफ के अंदर स्ट्रगल फेस आउट करेगा ही करेगा, वो एक्सपेरिमेंट करता रहेगा। तो हमें हाथ का आकार, उसके बाद में हाथ का प्रकार का अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद, इसके बाद में हमारे को किस चीज का अध्ययन करना चाहिए, हाथ का स्वभाव, हाथ का नेचर, कि हाथ का नेचर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, इस चीज का हमें बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। जी मनोज नागर जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। नागर सर साहब। प्रणाम। सर मैं ये कह रहा था कि अगर जैसे आपने ये हाथ के प्रकार बताए, तो इनको डिफाइन, क्योंकि बहुत बारीक अंतर होता है, तो डिफाइन कर पाएंगे हम कि कौन सा हाथ किस कैटेगरी का है? दिखाएंगे ना सर, अभी तो खाली लिखवा रहा हूँ पॉइंट, ये तो केवल फर्स्ट की पहला पहला पन्ना है, मतलब क्या बोलते हैं, इंडेक्स है ओनली। ये जी केवल जी जी। इंडेक्स, ये केवल इंडेक्स है, बाकी मैं इसको डिफाइन करूंगा कौन से हाथ का क्या जी है, कैसे नहीं, इसको हम हाँ। सीख पाएंगे, हम तो कर ही करेंगे, हम सीख पाएंगे इतना डिफाइन करें, क्योंकि बहुत बारीक अंतर होता है सर। नागर साहब, जब मैं सीख सकता हूं तो आप क्यों नहीं सीख सकते। जी जब मैं सीख सकता हूं, और मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से लगभग 10,000 लोगों को सिखा भी चुका हूं पिछले 12 साल से, तो वो लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, सभी के बहुत अच्छे फलादेश आ रहे हैं, सब बहुत अच्छा प्रेडिक्शन कर रहे हैं, अच्छे आज नामी हैं, वो पढ़ा भी रहे हैं, टीचर हैं पामिस्ट्री के बहुत अच्छे अच्छे, तो जो वो कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम सीखना चाहें जी तो सर, सर कुछ भी थैंक यू। सीख सकते हैं, लोग जब हवाई जहाज उड़ाना सीख सकते हैं, तो ये तो हाथ देखना तो एक छोटी सी चीज है सर, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थैंक आ यू सर। सकती। थैंक यू ओके। सर। ओके। तो उसके बाद में हमारे को जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया, हाथ का स्वभाव का हमारे को अध्ययन करना चाहिए। अब हाथों के स्वभाव कैसे होते हैं, एक तो होता है मुलायम हाथ, और एक होता है हद से ज्यादा मुलायम हाथ। आपने देखा होगा, तो दोनों अलग अलग हाथ होते हैं, उन दोनों का अलग अलग महत्व वो समझाऊंगा आगे आपको मैं। ऐसे ही एक हाथ होता है सख्त श्रेणी का, और एक हाथ होता है बहुत ज्यादा सख्त श्रेणी का। तो ये भी मैं आगे आपको प्रॉपर तरीके से समझाने वाला हूं, तो हमें उनको वो देखना चाहिए। उसके बाद में आपको हाथ का रंग जो है उसका अध्ययन करना चाहिए। हाथों के कलर की अगर बात की जाए, तो हथेली के कलर जनरली जो हमारे को देखने को मिले हैं, कुछ लोगों का हाथ का रंग गुलाबी होता है, जो सबसे भाग्यशाली होता है। कुछ लोगों का हाथ रंग लाल होता है, कुछ लोगों का हाथ का रंग बहुत ज्यादा लाल होता है, कुछ लोगों के रंग का हाथ गेहुआ भी होता है, कुछ लोगों के हाथ का रंग पीला होता है। इसके अलावा हाथों के अंदर कुछ हाथों में नीले रंग के स्पॉट पाए जाते हैं,
कुछ हाथों में ब्लैक कलर के स्पॉट भी पाए जाते हैं। तो ये हाथों के जो रंग होते हैं इनका बहुत बड़ा महत्व होता है, और इसको भी हमें बहुत बारीकी से समझने की आवश्यकता है, प्रॉपर तरीके से हमारे को समझना चाहिए। और ये मतलब कि पूरे का पूरे हाथ का फलादेश को ही बदल देते हैं, पूरा पूरा फलादेश बदल जाता है कलर की वजह से। तो हमें उसको भी बारीकी से देखना चाहिए। उसके बाद में आपको हथेली की गहराई, ये जो हथेली का मिड सेंटर है, इसके गहराई को भी देखना चाहिए। फिर हाथ को स्पर्श कर करके उसको भी देखना चाहिए कि हाथ का स्पर्श कैसा है। उसको भी हमारे को बहुत बारीकी से देखने की आवश्यकता होती है। उसके बाद आपको हाथ के अंदर जो उंगलियां हैं, फिंगर्स हैं, उनको बारीकी से अध्ययन करने की आवश्यकता है। फिंगर्स के बाद में आपको अंगूठा देखना चाहिए। और अंगूठा तो जैसा मैंने अभी बताया कि हमारे परम पूज्य सदगुरु डॉक्टर भोजराज द्विवेदी जी ने जो कुछ सिखाया है वो बड़ा विशाल है। मैं खुद अकेले अंगूठे की 15 दिन की क्लास करता हूँ, सिर्फ अंगूठे की। तो अंगूठा बहुत बड़ा विस्तारित है। आप अंगूठे से किसी जातक का लगन तक निकाल सकते हैं, वो किस पक्ष में जन्मा है ये भी जान सकते हैं। तो बहुत कुछ है अंगूठे में। तो जब आगे जाकर के हस्तरेखा में बड़े लेवल पे जाते हैं तो बहुत कुछ इससे मिलता है। तो अंगूठे का बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद में नाखून, हमारे अंगूठे के और उंगलियों के जो नाखून है उनका अपने को बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद में आपको हथेली के जो पर्वत होते हैं उनको समझना चाहिए कि हथेली में जो पर्वत है वो कौन सा पर्वत कहां पर है क्या नहीं है, उसको बारीकी से देखें। और उसके बाद में आपको आना चाहिए पर्वतों के, आपको रेखाओं के ऊपर। और रेखाओं में भी एक चीज समझा दूं आपको कि रेखाओं में सबसे पहले आपको मुख्य रेखाओं का अध्ययन करना चाहिए। मेजर लाइन जो होती है हाथ के में उनका अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद में जो लघु रेखाएं हैं उनको देखना चाहिए। उसके बाद में जो सूक्ष्म रेखाएं हैं उनको देखना चाहिए। उसके बाद में जो अति सूक्ष्म रेखाएं हैं उनको देखना चाहिए। और उसके बाद में आपको फलादेश करना चाहिए। अगर मैंने जो नोट करवाया है इस मेथड से आप किसी भी जातक का प्रेडिक्शन करते हैं हस्तरेखा विज्ञान के हिसाब से, तो आपकी भविष्यवाणी 100% सच साबित होगी। उसको दुनिया की कोई शक्ति बदलने वाली पैदा नहीं हुई। मैंने आज तक, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है, मां पंचांगली का आशीर्वाद है कि मैंने जिनका भी जो फलादेश किया वो 100% सच साबित हुआ है। और मैंने ही नहीं, मेरी क्लास में जो स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि हमारे जो आगे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की क्लास का मतलब ही यही होता है कि हम प्रैक्टिकल रूप से सिखाते हैं। कि हमारे जब क्लास चलती है तो उसके अंदर हम बाकायदा लाइव हाथ लेकर के उनका फलादेश करते हैं, उन चीजों को समझते हैं। हाथ ग्रुप के अंदर उससे संबंधित फोटो डलवाते हैं हाथों की, और उन फोटो के माध्यम से ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो विषय पढ़ाया जा रहा है वो विषय वहां क्लियर हो। तो जो भी चीजें हम या आप जो भी फलादेश करेंगे वो फलादेश आपका 100% सही होगा, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन बशर्ते ये जरूरी है कि आप इस मेथड का प्रयोग करें। अगर आपने ये मेथड प्रयोग नहीं किया, किसी भी केवल जैसे मेरी बहुत से विद्वानों से बात होती है, बोलो जी मेरे को तो जन्मजात ही बोलो ऐसा बोलो वो मिला हुआ है कि मैं तो कोई हाथ सामने आता है बोलो मैं उसका फलादेश कर देता हूं या कर देती हूँ। दरअसल क्या होता है, हमारे हाथ में एक रेखा होती है जिसको इंट्यूशन लाइन बोलते हैं। और ये जो इंट्यूशन लाइन जिन लोगों के हाथ में होती है उन लोगों को पूर्व आभास होता है जो व्यक्ति आया है वो किस काम के लिए है क्या नहीं आया है, या वो चीजें उनको समझ में आ जाती है, वो उसके हिसाब से उनके बारे में बोल देते हैं। लेकिन वो फलादेश नहीं है। आपसे आपने किसी व्यक्ति के बारे में कोई फलादेश किया और सामने वाला आपसे पूछे कि आपने किस आधार पर फलादेश किया, वो कारण बताए, और कारण बताने में आपका मामला गड़बड़ हो गया, तो आप तो बता ही नहीं पाएंगे कि मेरे को तो नहीं पता भाई, मेरे को तो वैसे आ गया। तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर आप मतलब वहां पर हस्तरेखा विज्ञान तो काम नहीं है ही ना। तो हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार अगर आप फलादेश कर रहे हैं तो आपको इस मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा,
जो मैंने अभी आपको समझाया है। अब चलते हैं हम आगे, मुख्य हमारा जो आज का टॉपिक है उसकी तरफ। तो हाथों में मैंने सबसे कहा कि सबसे पहले हमारे को क्या देखना चाहिए, हाथों का आकार, साइज। और साइज में सबसे पहले मैंने बताया आपको, बहुत बड़ा हाथ। तो कैसा होता है बड़ा हाथ और उसका क्या परिणाम होता है, ये आप सब लोगों को समझने की आवश्यकता है। शरीर के अनुपात में किसी भी जातक का हाथ अगर बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, लिख लीजिए इसको, शरीर के अनुपात में किसी जातक का हाथ बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हैं, हाथ का स्वभाव सख्त श्रेणी का है, हथेली का रंग पीला या गेहुआ, लाल या बहुत ज्यादा लाल दिखाई दे रहा है, अंगूठा छोटा है, तो ऐसे हाथ को हम बहुत बड़ा हाथ कहते हैं। और अगर किसी जातक का हाथ बहुत बड़ा साइज का है तो ये अच्छा नहीं होता, ये शुभ नहीं होता है। ऐसे इंसान का हम ये कह सकते हैं कि मानसिक रूप से कमजोर इंसान होता है। ऐसा इंसान खुद निर्णय नहीं ले सकता, वो दूसरों पर निर्भर होता है, या ये कहें कि दूसरों के निर्देशों पे कार्य करने वाला इंसान होता है। जनरली साफ बात है कि जब कोई आदमी दूसरे के दिशा निर्देश पे चलेगा तो क्या होगा, ऐसा इंसान या तो हम ये कहें कि कोई मजदूर होगा या कोई अपराधी होगा जो दूसरे के इशारे पे अपराध करता हो, इसी प्रकार का इंसान होगा। यानी वो इंसान है, सब निर्णय नहीं ले सकता, खुद कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। और आप समझ सकते हो, अगर आप एक सभ्य समाज में रहते हो तो हमें ऐसे इंसानों से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति खुद से निर्णय नहीं ले सकता है वो समाज के लिए उपयोगी नहीं हो सकता है। हमें ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखनी चाहिए। अपराधी श्रेणी का व्यक्ति भी हो सकता है, मजदूर श्रेणी का व्यक्ति भी हो सकता है, दोनों चीजों में कुछ भी हो सकती है। मजदूर से तो जब आपको कोई मजदूरी का काम करवाना है तो आप उसको ढूंढ सकते हो, लेकिन अगर वो अपराधी है तो फिर शायद वो आपके किसी काम का नहीं है। ऐसी स्थिति में तो आपको दूरी बना करके रखनी चाहिए उस व्यक्ति से। तो जब भी आपको इस प्रकार का हाथ दिखाई दे तो आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसा हो सकता है। दूसरी बात, आगे जैसे हम और चीजों को पढ़ेंगे, मान के चलो कि किसी जातक का हाथ बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी है, अंगूठा छोटा है, और उंगलियों के बीच में छिद्र भी दिखाई दे रहे हैं, उंगलियों के जो नाखून है वो गोल है या और टेढ़े मेढ़े बेढंगे से दिखाई दे रहे हैं, हथेली का रंग बहुत ज्यादा लाल है या लाल है, तो 100% वो अपराधी है। 100% वो क्या है, क्रिमिनल इंसान है। और अगर ये जो क्षेत्र है, इसको शुक्र का क्षेत्र बोलते हैं, मेरा हाथ आप देख पा रहे होंगे, हथेली में ये जो क्षेत्र है ये शुक्र पर्वत होता है। और अगर ये क्षेत्र बहुत ज्यादा उभरा हुआ है ऐसे हाथ के अंदर, तो ऐसा व्यक्ति अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए किसी की हत्या भी कर सकता है। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। ऐसा इंसान किसी भी स्थिति में अच्छा इंसान नहीं होता है। ऐसे लोगों से हमें दूरी बना करके रखनी चाहिए। तो सिर्फ हाथ का आकार कितना बड़ा ज्ञान दे गया आपको, कि आपने हाथ का आकार दूर से देखा और हाथ का आकार देख करके आप ये समझ गए कि ये इंसान हमारे पास में बैठाने के काबिल है या नहीं। अब ऐसे ही दूसरा हाथ मैंने लिखवाया आप लोगों को, बड़ा हाथ। अब बड़ा हाथ भी हाथ शरीर के अनुपात में बड़ा ही होता है। जैसे आप ये हाथ देख पा रहे होंगे, आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, हमारे परम आदरणीय कलाम साहब,
कलाम साहब की लंबाई तो आप सब जानते ही हैं, उनकी लंबाई कितनी थी। और उनका हाथ आप लोगों को लंबा दिखाई दे रहा होगा, बड़ा दिखाई दे रहा होगा। तो शरीर के अनुपात में अगर किसी जातक का हाथ बड़ा दिखाई दे रहा है, उंगलियां सीधी हैं, हाथ दिखने में सुंदर है, हथेली का रंग गुलाबी है, गेरुआ है, लाल है, और हथेली का स्वभाव सख्त या मुलायम है, तो ऐसे इंसान भाग्यशाली इंसान होते हैं। बहुत ही बुद्धिमान किस्म के इंसान होते हैं। ऐसे लोग जीवन के अंदर जीरो में पैदा होकर के हीरो बनते हैं। यानी कुछ भी नहीं है, जिनका पारिवारिक बैकग्राउंड जो है वो जीरो है, नथी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, उसके बावजूद भी ऐसे इंसान जीवन के अंदर उस मुकाम पर पहुंचते हैं जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। जैसे हम एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बात करें तो आप लोगों को पता ही है कि कलाम साहब का बैकग्राउंड कैसा था, वो किस लेवल से और कहां तक पहुंचे, कैसे पहुंचे। तो आप समझ सकते हैं उनके बारे में। आप मोदी जी के बारे में भी जानते हैं, उनका बैकग्राउंड कैसा था, क्या था, वो कहाँ पहुंचे, वो भी आप जानते हैं। यानी बड़ा हाथ जो है वो इस बात की गारंटी है कि वो व्यक्ति जीवन के अंदर हाई लेवल पर पहुंचेगा, उसको दुनिया की कोई शक्ति कामयाब होने से नहीं रोक सकती। वो 100% एक दिन अपर लेवल के ऊपर जाएगा ही जाएगा, ये कंफर्म बात। उसके बाद में आता है सामान्य श्रेणी का हाथ। जैसे ये हाथ आप देख पा रहे होंगे, सामान्य श्रेणी का हाथ, यानी शरीर के अनुपात में जो ना बड़ा है ना छोटा है। उंगलियां भी सामान्य दिखाई दे रही हैं, दिखने में हाथ सुंदर होता है। और ऐसे हाथ को अगर देखा जाए तो स्वभाव इनका थोड़ा सा सख्त हो सकता है, मुलायम हो सकता है, अंगूठा लंबा होता है। जब भी किसी जातक का हाथ आपको सामान्य श्रेणी, जैसे मेरा हाथ आपको सामान्य श्रेणी का दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर बैठे हुए बहुत से विद्वान हैं, लगभग सभी का मेरे हिसाब से हाथ सामान्य श्रेणी का ही होगा, ज्यादातर लोगों का हाथ। तो ये इस बात को दर्शाता है कि बुद्धिजीवी व्यक्ति बैठा हुआ है सामने। जहां पर हाथ जो है, बड़ा हाथ और सामान्य श्रेणी का हाथ, इस बात की गारंटी है कि ऐसा व्यक्ति समाज को कुछ दे करके जाएगा, समाज के लिए उपयोगी है। उसके लिए सामाजिक ट्रेडिशनल जो है वो मायने रखते हैं, समाज में लोक लज्जा उसके लिए मायने रखती है। ऐसा व्यक्ति जीवन के अंदर पैसे के लिए काम नहीं करता है। जहां पर सामान्य श्रेणी का हाथ आ गया, वो सामाजिक श्रेणी का व्यक्ति है, वो देने में विश्वास रखता है, वो समाज को कुछ देना चाहता है, मेन बात ये। और ऐसा व्यक्ति जीवन के अंदर 100% समाज को कुछ न कुछ दे करके जाता है। तो अपने आप में बहुत ही सबसे, मतलब कि अगर एक सामाजिक दृष्टि से देखा जाए, जिस व्यक्तियों से मित्रता करनी चाहिए हमें, जो व्यक्ति अपनी मित्रता को निभाएंगे और ईमानदारी से आपके साथ में पूरे उतरेंगे, तो वो सामान्य श्रेणी का हाथ जो है उसको है। जनरली अध्यापक वगैरह जो होते हैं उन लोगों का हाथ ऐसा ही मिलता है। टीचर्स जो हैं उनका हाथ वही है, ज्योतिषाचार्य हैं, इनके हाथ भी ऐसे ही दिखाई देते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके हाथ ऐसे दिखाई देते हैं। और ऐसे हाथ वाले व्यक्ति ही राजनीति में भी जाते हैं, पॉलिटिक्स में भी यही लोग जाते हैं। यानी आप ये मान सकते हो कि ऐसे लोग समाज में अत्यंत प्रिय इंसान होते हैं, समाज इनका सम्मान करता है, ये समाज को दिशा निर्देश देने वाले होते हैं। दो लोग इनसे राय लेते हैं, इनसे पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो उस लिहाज से ये हाथ बहुत ही अच्छा हाथ माना गया है। तो सामान्य श्रेणी का हाथ अच्छा हाथ है। उसके बाद में आता है छोटा हाथ। देखो छोटा हाथ है, जनरली क्या है, छोटे हाथ में भी दो प्रकार के हाथ होते हैं। छोटा हाथ वैसे अच्छा नहीं होता है। समाज में एक कहावत है, छोटा और खोटा, मतलब ही और स्वार्थी। जनरली इस हाथ को प्रशासक के हाथ भी बोलते हैं, लेकिन प्रशासक के हाथ का मतलब एडमिनिस्ट्रेटर, और एडमिनिस्ट्रेटर मतलब चीजों को संभालने वाला, उनको मैनेज करने वाला, कि किस व्यक्ति को खुश करना है और किस व्यक्ति को नाराज करना है, किस व्यक्ति के नाराज से हमें फर्क पड़ता है, किसी व्यक्ति के, तो ये चीजें वो जानता है।
तो ये इस प्रकार के हाथ होते हैं। और ऐसे लोग जनरली, अगर थोड़े बहुत भी अवगुण है हाथ के अंदर, जैसे हाथ का स्वभाव ठीक नहीं है या कलर ठीक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग निठल्ले किस्म के इंसान होंगे, आलसी किस्म के इंसान होंगे, काम नहीं करेंगे। ऐसे लोग कोशिश करेंगे कि हमें कुछ ना करना पड़े और दूसरा व्यक्ति ही कुछ करता रहे और हम उसी से ही अपना वो करते रहे। तो मैं तो इस हाथ को सामाजिक दृष्टि से अच्छा नहीं मानता हूं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति मतलबी और स्वार्थी किस्म के इंसान होते हैं। और जहां पर मतलब और स्वार्थ आ गए तो उनको हम इंसान नहीं मान सकते। उसके बाद में आता है बहुत छोटा हाथ। ध्यान रहे, समाज के अंदर स्पेशली, मैं बार बार जैसे मैंने क्लास शुरू करी उस वक्त एक बात आप लोगों से कही कि हाथ को हाथ में लेकर के देखने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ हाथ को दूर से देख करके उस व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं। तो हाथ का आकार अगर बहुत बड़ा है तो वो आपके लिए उपयोगी नहीं है, उससे दूरी बनाइए। और अगर हाथ का आकार बहुत ज्यादा छोटा है तो उससे भी दूरी बनाइए, वो आपके लिए उपयोगी नहीं है। अगर शरीर के अनुपात में किसी जातक का हाथ बहुत ज्यादा छोटा है तो ऐसा इंसान अपने स्वार्थ के लिए आपका गला भी काट सकता है। किसी भी स्थिति के अंदर हम इसको अच्छा नहीं मानते। यानी स्वार्थ किस्म के इंसान होते हैं, कभी भी इनसे सहयोग की आप कोई अपेक्षा करते हैं तो आप गलत हैं। ये जीवन में कभी किसी का सहयोग नहीं करते। हमें इन लोगों से बहुत सोच समझ करके मित्रता करनी चाहिए, हमें इनसे दूरी बना करके रखनी चाहिए। जहां तक कोशिश हो दूर से ही राम राम कर ले तो फायदे में रहेंगे। अदरवाइज ये आपके साथ में अगर मित्रता कर रहे हैं तो ये तब तक, मतलब चापलूस किस्म के इंसान, इतने मतलबी, इतने चापलूसी, इतना तेल लगाएंगे कि हे भगवान, इनसे ज्यादा अच्छा आदमी तो कोई धरती पे पैदा ही नहीं हुआ, पूरी कायनात में ये बस यही एक पैदा हुए। लेकिन एक नंबर के हरामखोर होते हैं। वो आपके साथ में कब गलत कर जाएं, कब आपके साथ में बुरा कर जाएं, इस बात की कोई गारंटी नहीं। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि हाथ, जो हस्तरेखा विज्ञान है, वो सच में अपने आप में बड़ा विशेष है और इस विषय को सभी लोगों को जरूर सीखना चाहिए। इसलिए मैंने आप लोगों को ये बताया। तो आज की क्लास में हम इसको यहीं तक रखेंगे। और अब आप लोगों के किसी के भी कोई सवाल है, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। जिनका भी जो सवाल है सभी के सवाल लिए जाएंगे, मतलब किसी के भी कोई आंसर क्वेश्चन है, सभी के सवाल लिए जाएंगे। प्लीज सर विष्णु जी अनम्यूट करें और सवाल करें। सर मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कि सामान्य श्रेणी का हाथ होता है किसी का भी, बट वो हाथ हम जब टच करते हैं उसको फील करते हैं तो बहुत ज्यादा मुलायम वाला है, और वो आदमी का हाथ है औरत का नहीं। तो उसका क्या होगा? रेखाएं सारी ठीक हो उसकी, पर्वत भी ठीक हो, बट उसको वो चीज नहीं मिल रही है। तो उसको अगर अगर ये कहे जाए कोमल हाथ है तो क्या अच्छा नहीं कहलाएगा? सर वैसे तो खैर आप एडवांस पूछ गए थोड़े से। वैसे एक कहावत नहीं, है ना, मैं मेरे हाथ में एक हाथ आया, आपने बोला, कोई बात, इसीलिए मैंने पूछ लिया आपको। मुलायम और बहुत ज्यादा मुलायम, दो प्रकार के हाथ होते हैं। आपकी क्यूरियोसिटी का जवाब दूंगा कि इस कोर्स का हिस्सा है। आपका सवाल कोर्स का ही एक हिस्सा है, लेकिन मैं, आपने अब पहले सवाल रख दिया आपने तो मैं बताता हूँ आपको। हाथ दो प्रकार के होते हैं, मुलायम, बहुत ज्यादा मुलायम, सख्त और बहुत ज्यादा सख्त। तो मुलायम हाथ होना एक सौभाग्य की बात होती है। मुलायम हाथ होना सौभाग्य की बात है। ऐसा इंसान एक बुद्धिजीवी व्यक्ति होता है। ऐसा इंसान बिना मेहनत किए सॉफ्ट वर्क करता है और आराम से बैठ करके मान सम्मान भी प्राप्त करता है, पैसा भी कमाता है। ऐसा इंसान सामाजिक होता है, धार्मिक होता है, लोगों का पूरा, मतलब एक बहुत अच्छे इंसान की पहचान है अगर आपका हाथ सॉफ्ट है, आपका हाथ मुलायम है तो। मतलब ये भाग्यशाली होने का एक संकेत होता है। तो हम इसको हाथ को मतलब बुरा नहीं मान सकते। अब दूसरी बात होती है कि वो हाथ छोटा है। आपने कहा कि छोटा हाथ है तो क्या होगा। हम्म। बाकी तो खैर ये हमारे एडवांस लेवल की जो क्लासें हैं उनका सवाल है, लेकिन आप चूंकि एक एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपका सवाल भी वैसा है, उसी लेवल का आएगा, तो उसी लेवल पे मैं आपको जवाब भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर दरअसल क्या होता है कि छोटा हाथ है, कॉम्बिनेशन क्या है, मुलायम हाथ है। तो छोटे हाथ के हिसाब से तो मामला गड़बड़ है, लेकिन हाथ कैसा है, मुलायम है।
तो यहाँ क्या होगा कि वो जो इंसान है वो इंसान बहुत ही तेज बुद्धि का इंसान है। उसको पता है कि कब किस व्यक्ति के साथ में कैसा व्यवहार करना है, परिस्थितियों को समझता है और परिस्थितियों को समझ करके उनको राइट टाइम के ऊपर राइट डिसीजन लेने का जो एक आदमी में काबिलियत होती है, वो काबिलियत उनके पास में है। और ऐसे ही लोगों को प्रशासकीय हाथ वाला हाथ माना जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनका पावरफुल होता है, बहुत हाई लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन होता है। वो परिवार को भी संभाल के चलते हैं, वो समाज को भी संभाल के चलते हैं, और अगर वो किसी सूबे के कोई अधिकारी हैं तो उस सूबे को भी संभाल के चलते हैं, या जहां पर भी उनकी नियुक्ति है, जहां पर भी जो भी जिम्मेदारी उनके पास में है, उस जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वाह करने वाले हैं, चीजों को संभाल के चलने वाले इंसान होते हैं। तो बहुत अच्छा हाथ होता है सर, इसमें कहीं पे भी गलत नहीं। ओके सर, धन्यवाद सर। ओके सर, थैंक यू। रणवीर जी, रणधीर जी, रणधीर सिंह जी, सर अनम्यूट करें प्लीज अपने आप को। नमस्कार सर जी। बताइए सर। सर, सर जी 6 दिन की क्लास में मेरे को तो लगता नहीं कि पूरा हम सीख पाएंगे सर ऐसे। सर मेरे को 38 साल हो गए सीखते सीखते। कितने हो गए? 38 ईयर। अभी भी सीख रहा हूँ। जी। तो क्या 38। सीख पाएंगे सर हम? मैं कह रहा हूँ कि जब तक हम मर जाएंगे तब तक ये प्रॉपर तरीके से तो बहुत मतलब ज्ञान तो कभी किसी का पूर्ण नहीं हो सकता। बहुत लेकिन नहीं, इतना हो थोड़ा बहुत। जाएगा, 6 दिन में इतना हो जाएगा कि आप लोगों के हाथ देखना सीख जाओगे। जी जी, ओके, थैंक यू सर। 6 दिन में इस लायक तो बना दूंगा कि आप किसी जी का जी। हाथ से देख करके और सीख पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि उस व्यक्ति का हाथ मतलब वो व्यक्ति कैसा है। ठीक है सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ओके सर, थैंक यू। वन बाई वन, वन बाई वन बाई वन, एक एक व्यक्ति का हाथ लेते हैं। उसके बाद में रूपाली जी हैं, तो रूपाली जी प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को, सवाल रखें अपना। हाँ सर, जिसके हाथ में अगर 2 उंगलियां एक्स्ट्रा मतलब जो ज्यादा रहती है वो वाले इंसान कैसे रहते हैं अच्छा होता है, इंटेलिजेंट होता है। हाथों में? इंटेलिजेंट होगा। जनरली लिटिल फिंगर जो है वो डबल होती है। ओके। लिटिल फिंगर डबल होते हैं, लिटिल फिंगर होती है बुद्ध की उंगली होती है। तो ओके जहां सर। बुद्ध डबल हो गया तो बुद्धिमान इंसान हो गया, बहुत तेज बुद्धि इंसान, चतुर इंसान होते हैं। हमारे यहाँ थैंक राजस्थान में कहावत है, जो छंगला है, जो छंगला बोलते हैं राजस्थानी के अंदर, तो जो हाँ जी। छंगला है चतुर होता है। ओके। ये चीज। ठीक है मैम। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर। अब संजय जी अनम्यूट करें सर प्लीज। मेरे को ये पूछना। सर आवाज आ रही है क्लियर? हाँ हाँ sure, बताइए। सर मैं ये पूछना था, मेरे को एक पिक्चर ऐसा आप बता सकते हैं कि ये सामान्य आता है, छोटा आता है, ऐसा तो कैसा सामान्य, मालूम पड़ेगा मतलब? हाँ सामान्य, बोले हाइट के हिसाब से। सामान्य हाथ, सामान्य हाथ है सर, सामान्य शरीर का हाथ। नहीं ठीक है, ओके, आप बोलते हैं छोटा हाथ या तो। शरीर के अनुपात में आपका हाथ, शरीर के अनुपात में मान के चलो आपकी हाइट 6 फीट है, हाँ। तो 6 फीट के आसपास का वो आपका हाथ दिखने में वैसा ही दिख रहा है, तो समझ में आ रहा है। एक जनरल थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है इसके अंदर, कि किसी व्यक्ति का हाथ है उसकी हाइट के अकॉर्डिंग दिख रहा है तो वो सामान्य हाथ है। अगर उससे तो बिल्कुल छोटा हाथ, लंबा लंबाई बंदे की इतनी ज्यादा है, हाथ छोटा सा दिख रहा है तो वो छोटा है। तो आप तो एक पिक्चर दे सकते हैं कि वहाँ की ये सामान्यतः ऐसा हो सकता है और ये लंबाई है ऐसा। पिक्चर पिक्चर में तो देखो क्या होता है कि जैसे मान लो मैं, मेरे पास तो एक्सपीरियंस है, मेरे पास तो अपना एक एक्सपीरियंस तो है, तो मैं तो आपकी हम्म, आज आप नहीं आपको तो मालूम पड़ेगा सर, मैं मेरा हम लोगों को कैसे? आपको सर फिजिकली बंदे को देखना पड़ेगा सर, तभी आप समझ पाएंगे। पिक्चर से तो आप महसूस नहीं कर पाएंगे, आपको बंदे को देखना हाँ पड़ेगा। तो व्यक्ति का बराबर। हाथ देख रहे हो, उस व्यक्ति के सामने से उसका लंबाई के हिसाब से उसके हाथ कैसे दिख रहे हैं, उसी हिसाब से आप चीजों को समझ पाएंगे। ये बाद इसका में हाँ बोलिए बोलिए। हाँ डायमेंशन क्या मतलब डायमेंशन कैसे कर सकते हैं मतलब हाइट का? अभी मेरी 5 फुट हाइट है, तो 5 फुट की हाइट में से। हम एक देखो मैं बताऊं आपको, जैसे 5 फुट का हो, तो हम हाथ देखें यार, इसका हाथ तो पता है, एक कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है। जिस ओके। व्यक्ति का हाथ जितना लंबा है, क्या उसकी हम्म। हाइट, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको
कि एपीजे हम्म अब्दुल कलाम साहब की जो हाइट थी वो 5 फुट से कम थी। हम्म। उसका हाथ देख रहे हो तो बड़ा दिखाई दे रहा है ना हाथ, हाँ, लंबा। तो वो बड़ा हाथ हो गया। ठीक है, वो कोई आदमी 6 फीट का है और हाथ उसका कितना सा है, बच्चा सा हाथ दिखाई दे रहा है, वो बस बच्चा सा। तो इस सब्जेक्ट को समझने में थोड़ा टाइम लगता है इमीडिएटली। आज में ऐसा कोई मापदंड नहीं है जिसके आधार पर हम ये समझ सके कि भाई इतनी लंबाई के ऊपर हाथ की लंबाई चौड़ाई इतनी होनी चाहिए, ऐसा कोई मापदंड नहीं। ये सॉरी पूछना था मैं आगे का क्लास के बारे में कि ये क्लास मतलब ये आगे का चलता है तो कितना महीने तक ये क्लास चलता है आगे? 3 मंथ। 3 मंथ का? ओके। जी तीन सर। 3 महीने में पूरा आ जाएगा हमको पूरा रेखी मतलब छोटा छोटा वो देखना है ऐसा? कंप्लीट कंप्लीट 3 महीने में प्रैक्टिकल भी उसके अंदर शामिल है। मतलब अच्छा। हमारा क्या होता है कि हमारा जब थ्योरी कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में ये हम एक थ्योरी के बाद में हम एक प्रैक्टिकल क्लास करते हैं। अच्छा, हर प्रैक्टिकल एक का भी, प्रैक्टिकल? हाँ प्रैक्टिकल क्लास सभी का प्रैक्टिकल होता है, सभी का, जितने भी स्टूडेंट ओ, होते हैं सभी का प्रैक्टिकल। तो उसमें क्या होता है हाँ। कि सभी के, लेकिन वहां पर एक चीज के लिए तैयार रहना पड़ता है हम्म, कि जब पोस्टमार्टम होता है तो शरीर के अंदर जो भी होता है वो सब कुछ बाहर निकलता है। एग्जैक्टली। तो जब हाथ जो ग्रुप में डलता है, ग्रुप में जब उसका प्रेडिक्शन होता है, तो उसकी हम्म, अच्छाइयाँ और बुराइयां सारी सामने आती हैं। एग्जैक्टली आएगी। सामने वाला व्यक्ति उस चीज के लिए तैयार रहे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। बाकी एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बराबर बराबर। प्रैक्टिकल क्लास में क्या है कि वहां पर लोगों की जो अच्छाई है वो भी सामने आती है, बुराई है वो भी सामने ना आती है। एग्जैक्टली वो तो आएगी। फिर क्या होता है कि जनरली हम लोग क्या करते हैं प्रैक्टिकल क्लास के अंदर कि एक तो जो स्टूडेंट होते हैं वो अपना हाथ भी डालते हैं, प्लस से हम्म आप किसी और व्यक्ति का हाथ भी लेकर के आते हैं। मतलब आपको कोई हम्म रियल केस मिला, किसी को कैंसर है, हम्म, आप कैंसर पेशेंट का हाथ लेकर के आए प्रैक्टिकल क्लास में, तो बराबर। वहां पर बताना नहीं है कि ये कैंसर हम्म, पेशेंट का हाथ है, ये नहीं बताना आपने। वहां बराबर। में वो स्टूडेंट उसको प्रेडिक्ट करेंगे कि भाई इस व्यक्ति की इस वक्त आयु ये है और इस हाथ का विश्लेषण करना है। हम्म, तो जब विश्लेषण किया जाएगा तो फिर वो वहां वो चीज निकल करके आनी चाहिए, वो पहचानना चाहिए कि इस वक्त यह व्यक्ति किसी असाध्य रोग से पीड़ित है, ये चीज का पता होना चाहिए। वो वहां पर वो क्लियर होना चाहिए। और अगर ओके। किसी कारण से स्टूडेंट उस चीज को क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं हाथ देख करके बताऊं कि ये हाथ है में ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को लेकर के ये हाथ आया। मतलब कि जैसे कोई भी क्लाइंट मेरे पास में आता है तो वो आर्थिक परेशानी है या हेल्थ में इश्यू है या कोई उसको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो मेरा फर्ज बराबर बनता है कि वो मैं उससे पूछूं ना, मैं पूछता नहीं हूँ कभी बराबर। भी। सामने हम्म वाले जैसे हाथ हमारे सामने आता है वो हाथ देख करके उसके हिसाब से ही हम उसका फलादेश करते हैं हम्म। कि ये मतलब हम इसकी। लोग सीख सीख जाएंगे ना? हम तो लोग 3 महीने में पूरा सीख जाएंगे ना? सीखना ही पड़ेगा, यही ये उसकी। रिकॉर्डिंग मिल सकता है? रिकॉर्डिंग लाइव ये तो रिकॉर्डिंग मिलेगी सर, मिलेगी ना? ये भी क्योंकि मिलेगी। कभी कभी ऊपर से जाता है ना इसलिए। रिकॉर्डिंग मिलेगा ना, ये इसका भी रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको, इसका भी ओके। रिकॉर्डिंग मिलेगा, आगे का भी रिकॉर्डिंग मिलता है, सारा रिकॉर्डिंग मिलता है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। आपको क्योंकि मेरे पीपीटी भी को सब मिलता है, इसको दिक्कत नहीं। क्योंकि मेरे को एस्ट्रोलॉजी थोड़ा नॉलेज है और वास्तु का भी नॉलेज है, मैं 1 साल से पढ़ रहा हूँ इसलिए थोड़ा इसमें थोड़ा रुचि आ गई इसलिए। आप कहाँ से हैं? मैं एक्चुअली मैं गुजरात से हूँ, महाराष्ट्र हूँ। ओके मैं बड़ौदा में रहता हूँ। ओके ओके, कोई चीज नहीं सर, आइए, आपका स्वागत है सर, नो प्रॉब्लम। थैंक यू आचार्य थैंक यू। विनोद जी अपने आप को अनम्यूट करें और अपना कैमरा ऑन करें। तब तक राम कुमार प्रभाकर एडवोकेट अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। विनोद जी, क्या गर्मी ज्यादा है क्या आपके यहाँ पर, जो कपड़े निकाल के बैठे हो? क्लास का मेमोरेंडम तो कम से कम मेंटेन किया करो, महिलाएं भी हैं यहाँ पर और आप एक विद्वान हैं। ज्योतिष के विद्वान की तो वैसे ही है कि मतलब ज्योतिष एक सम्माननीय विषय है, तो ऐसे में हमें ज्योतिष मतलब कि किसी और का सम्मान करें ना करें, लेकिन ज्योतिष का तो सम्मान करना चाहिए, ये मेरा मानना है। हाँ जी, राम कुमार प्रभाकर जी प्लीज। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ जी सर। कि जो हमारा जो हाथ होता है उसके अंदर जैसे रेखाएं होती हैं, या भाई कहीं जो पर्वत होता है कहीं गहरा है कहीं ऊंचाई है, और जैसे आपने अभी बताया कि हाथ सख्त और बहुत सख्त हाथ, मुलायम बहुत मुलायम हाथ, तो इसको कैसे क्लैरिफाई करेंगे?
क्लियर फाइव तो सर ये चीज तो सीखेंगे ना, कि अभी तो क्लास आज पहला ही दिन है, अभी तो 5 दिन बाकी है सर। सिखाऊंगा मैं सारी चीजें। अभी तो आज जो सिखाया उससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल है, कुछ समझ में नहीं आया हो, तब तो आप सवाल करें। और अगर आप सारे लोग ये चाहते हो कि 6 दिन की क्लास मत करो जी, आज ही रात को 3 बजे तक क्लास करते हैं, लगातार चलते हैं, मैं खत्म कर देता हूँ आज पूरा, आज ही पढ़ा देता हूँ। नहीं जी, नहीं, अगर ऐसा नहीं आप होगा। सब ये चाहते हैं तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इस चीज के लिए तैयार है तो अभी खत्म करते हैं क्लास आज ही। मेरा भी पीछा छूटेगा, अगले 5 दिन में आराम से घूमूंगा फिरूंगा, टेंशन खत्म। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होय। इसलिए राम कुमार प्रभाकर वकील साहब, इंतजार करिए, आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। इस कोर्ट के अंदर बिना एविडेंस के कुछ नहीं होता, टेंशन मत लीजिए। ठीक है चलिए, सर। थैंक यू सर, धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी, मनोज नागर साहब। सर मैं ये पूछ रहा था कि प्रैक्टिकल क्लास इसमें भी होगी, नहीं, इस कोर्स इसमें में भी होगी, क्योंकि इसमें एक क्लास लास्ट की क्लास प्रैक्टिकल। हम्म। पहले दिन ही क्लास ले ली तो मेरी क्या क्लास? ठीक है सर। ठीक सिंगल सर, क्लास, थैंक यू। सिंगल क्लास प्रैक्टिकल होगी लास्ट के धीरे अंदर। धीरे साल से सीख किसी ही को रहे हैं आप। जी। प्रैक्टिकल सिखाएंगे आपको, किसी को कोई अ, सारे दिन ही क्लास करते रहते हो, कौन बोल रहा है? प्रभाकर जी की वाइफ बोल रही है क्या? अरे पढ़ने की मैडम कोई उम्र नहीं होती है, आदमी को ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, पढ़ते रहना चाहिए। ज्ञान तो तो लेते सर रहना मैं जी चाहिए सरना के साथ। सर ये जो लास्ट लास्ट दिन जब प्रैक्टिकल क्लास पे अपन आएंगे, जी। तो सपोज सब का नहीं हो पाया प्रिडिक्शन, तो क्या उसको एक दिन एक्सटेंड करेंगे आप, या उसमें अरे सर किसी का प्रेडिक्शन नहीं होगा, प्रेडिक्शन के तो 2100 रुपये नहीं लेते नहीं नहीं प्रिडिक्शन मीन्स उसमें जब हम हैं। प्रैक्टिकल करेंगे predictions सवाल करेंगे ही ना। लेंगे, सवाल लेंगे सर, कोई एक हाथ लेंगे किसी भी एक व्यक्ति का, जैसे मान के चलो मैंने कोई एक हाथ डाल दिया, जी हाथ डाल दिया, और उसमें हम सभी लोगों से पूछेंगे कि आप अपनी तरफ से 1 मिनट में इसमें बताओ कि इसका अंगूठा कैसा है। किसी से पूछा कि बताओ इसकी उंगली कैसी है, किसी से पूछा कि बताओ इसकी ये रेखा कैसी है। ऐसे एक एक सवाल सभी से लेंगे, और फिर लास्ट के अंदर मैं उसका प्रेडिक्शन करके, उसका फलादेश करके बताऊंगा कि ये जो है, जिन जिन लोगों ने, फिर वो लोग अपने आप का सेल्फ एनालिसिस करेंगे कि मैंने जो बताया वो सही था या गलत था। ऐसे होता है। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। और और नीरू जी, नीरू बजाज, अनम्यूट करें। सर राधे राधे सर जी। सर ये बताइए, सीधा हाथ और उल्टे हाथ में ये क्या, कौन सा देखना होता है, और दोनों में फर्क है? हम सभी के दोनों हाथों में फर्क होता है? गुड सवाल, वेरी गुड। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है समाज के अंदर, और लोग बार बार ये सवाल आता है कि हमें कौन सा हाथ देखना चाहिए। तो हाथ जो देखने की बात आती है, स्त्री हो या पुरुष, उसका एक्टिव हैंड देखना चाहिए। जिस हाथ से जहां तक काम करता है वो हाथ देखना चाहिए। ठीक है मैम। हाँ जी, थैंक यू। ओके। प्रमोद जी, अनम्यूट करें प्लीज। प्रमोद सिंह अनम्यूट करें। जी प्रमोद जी बताइए। जी नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। आपसे आज पहला दिन मिलकर सर बहुत खुशी हुई। बाकी चीज हम सीखेंगे। और इतना ज्ञान नहीं था सर, मैं भी नंबरोलॉजिस्ट हूँ और एक हिसाब मैकेनिकल इंजीनियर भी हूँ और एक फुटबॉलर खिलाड़ी भी हूँ। जी जी जी। जी जी। लेकिन चलो, बहुत खुशी हुआ और पैसा वसूल हुआ एक थैंक समय। यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी यूरोप कंट्री जा रहा हूँ तो आपका आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान आपको सफल करे, माता रानी आपके साथ रहे, हर पल आपकी सहायता करे। नहीं नहीं, मैं धन्य हो गया सर पहले दिन की क्लास में। और जैसा सुना था आपका नाम, तो मेरे गुरु जी थे, उन्होंने बताए थे। और श्वेता सिंह स्नेहा सिंह करके हैं जो जिन्होंने मेरे को ऐड किए हैं। तो उन्होंने आपके बारे में जो भी बताया बहुत काफी अच्छा बताया। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारा एकमात्र मकसद है सर कि आप जिस उद्देश्य से हमारे साथ जुड़े हैं वो यहाँ से लेकर के जाए।
मैं एक भी बात। थोड़ा नंबर नोटिस किया सर, आप देख रहे होंगे बहुत सारे थे। नहीं, मैं तो एस्ट्रोलॉजर जैसा जैसा नहीं दिखता हूँ। कुछ भी देखो, अब नॉर्मल में तो हीरो बना बैठा हूँ नहीं, मैं कहीं। भी नॉर्मल ही हूँ, लेकिन मैंने कुछ किया और बहुत सारे परिवर्तन हुए। हाथों में भी कुछ नहीं पहन रखा, देखो आप, कुछ नहीं पहन रखा, नॉर्मल। आप तो सर अद्भुत ज्ञानी है सर, हम क्या बोले, जितना बोले उतना कम है गुरु जी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रविंद्र मिश्रा जी, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज, मैं 3 बार पॉपअप दे चुका हूँ आपको। रविंद्र मिश्रा, अनम्यूट करिए प्लीज, बताइए। जी सर, जय सीताराम सर। हम। सर जैसे आपने बताया जातक का हाथ होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो जैसे जातक की उंगलियां होती हैं, तो उंगलियों में जो गोल गोल दाग से बने रहते हैं, घेरा। शायद मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे। सर जैसे उंगली है, उंगलियों में यहाँ संघ टाइप का गोल गोल बना अच्छा रहता है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ। जी। तो इससे क्या ज्ञात होता है सर? सर ये भी कोर्स का एक हिस्सा है, लेकिन ये इस कोर्स का हिस्सा नहीं अच्छा। है। ये इस कोर्स का हिस्सा नहीं है। बाकी जो आप पूछ रहे हैं ना, आपका सवाल, शंख जी जी। है, एडवांस में पूछ रहे हैं सर। शंख, तंबू, सीप, इस जी प्रकार की हमारे फिंगर्स में और हमारे थंब में जो प्रिंट होते हैं, उन प्रिंट से क्या है कि हम अलग अलग, लेकिन चलो अब ठीक है, आपका सवाल आ गया तो कोई बात नहीं है। मैं नहीं चाहूंगा कि आपके जो, क्या कह सकते हैं कि भावना जो है वो ये हो गया यार, ये तो बेवकूफ बना के चला गया, तो मैंने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया, इसलिए मैं जवाब दे देता हूँ आपको अरे समझाने के नहीं लिए। सर। कोई बात नहीं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। अपन थोड़े अलग किस्म के हैं, तो हम औरों की तरह नहीं है, इसलिए हम थोड़े अलग टाइप के आदमी हैं, इसलिए। लेकिन ये कोर्स का जी की बात है, तो ये मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ इसके अंदर, वो मेन कोर्स का पार्ट है। लेकिन आपका सवाल है तो मैं बता देता हूँ। हमारे जिज्ञासा हुई सर कुछ। जिज्ञासा शांत करेंगे भाई, चैन से मत लो। ठीक है। तो हमारे फिंगर्स में और थंब के अंदर ये जो प्रिंट होते हैं, ये प्रिंट अलग अलग प्रकार के होते हैं। कहीं पे तंबू जैसा साइन दिखाई देता है, जी कहीं पे जी दिखाई देता है, और कहीं पे चक्र दिखाई देते हैं। जी ये जो साइन है, ये जो प्रिंट है, इनका सबका अलग अलग महत्व होता है। तो इन सब का अलग अलग स्वभाव होता है, मतलब कि सबका एक अलग अलग मतलब होता है। डिटेल में अगर जाएंगे तो अलग चीज है। जैसे चक्कर का साइन है, तो चक्र सफलता का प्रतीक माना गया है। अगर चक्कर का साइन है तो वो सफलता का प्रतीक है। अगर तंबू है, तो तंबू जो है वो वायु कारक माना गया है, वायु तत्व होता है उसके अंदर। यानी तंबू एक वायु की आकृति होगी उसमें, तो वो उसका मानता है, तो वो उससे संबंधित जो गुण होते हैं वो उसका वो होता है। सीप जो है वो अग्नि तत्व होता है, वो उससे संबंधित होता है। और जो चक्र होता है वो जल तत्व से संबंधित होता है। बेसिकली ये एस्ट्रोपामिस्ट्री का एक पार्ट है। और जी। जैसे पंचतत्व होता है सर, तो उसी में सम्मिलित होते हैं। सम्मिलित है। तो जिस हमारे जो 4 उंगलियां होती हैं, वो चारों उंगलियां अलग अलग ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। जी जी तो जिस ग्रह के ऊपर, यानी जिस उंगली के ऊपर वो जिससे संबंधित वो है, उस ग्रह का जो राशि तत्व है, वो उस जी। ग्रह के वहां वो जो उस वो ग्रह उस राशि में विराजमान है, इस बात को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने कहा ना, बहुत हाई लेवल का सवाल कर दिया आपने, बहुत हाई लेवल का, जो एस्ट्रोपामिस्ट्री का है। और वो मेरा बेसिक टू एडवांस से भी आगे एक दूसरा कोर्स और है मेरा, जो कि एस्ट्रोपामिस्ट्री का कोर्स है, उस कोर्स का अरे नहीं सवाल। सर, क्या है, अभी भी मैं अध्ययनरत हूँ, बनारस पर शास्त्री हुई अभी मेरी। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, तो जी हमने सर, तो आपके आपसे पढ़ने की जिज्ञासा भी रही सर। अच्छी बात, अच्छी बात है, तो आप हमारे साथ जुड़िए, आपका स्वागत, जी कोई जी दिक्कत। ठीक जी है। जी। जय चलो श्री जी। राम। जय श्री जय। राम, जय श्री राम। उसके बाद में रवि जी, अनम्यूट करें प्लीज, अपना सवाल करिए। जी सर। ये बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे प्रकार भाव अलग अलग हथेली के बताए, बहुत अच्छा लगा सर। इसके बारे में तो जानकारी नहीं था, और आगे भी इसके बारे में जानकारी के इच्छुक भी हैं, क्योंकि ये तो एक सारांश और समरी जो बोले इंडेक्स टाइप का है। लेकिन इसमें एक चीज बोले सर कि ये हाथ का रेखा जो है वो मतलब बदलता नहीं है।
क्या आप सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल हम रहा जो हूँ। सुने, लेकिन हाथ, मुझे अपना, मैं हाँ, बता, हमको कुछ अनुभव जैसे है सर कि मैं अपने हथेली के में बोल रहा हूँ कि आज से 10 साल पहले और आज के बीच में थोड़ा बता। थोड़ा स्थान का परिवर्तन, या कहीं हो सकता है कि गाढ़ा जो लाइन था वो कहीं फेंट हो जाता है, या कहीं पर हल्का सूर्य रेखा के पास दो लाइन आपस में क्रॉस कर जाती है बीच में। ऐसा मैं, बीच मतलब 10 साल में हम देखे हैं। तो वो कैसे प्रिडिक्शन करेंगे? हमारे हाथ में जो रेखाएं होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। जी। सबसे पहले मेजर लाइन, मुख्य। दूसरी जो रेखाएं हैं वो हमारी होती हैं लघु रेखाएं। तीसरी है सूक्ष्म रेखाएं। चौथी रेखाएं अति सूक्ष्म रेखाएं। तो अति सूक्ष्म रेखाएं जो है वो क्या होती हैं? उन उन्हीं रेखाओं में एक रेखा होती है जिसको बोलते हैं बाधक रेखा या राहु रेखा। और उन्हीं में एक रेखा होती है जिसको बोलते हैं सहायक रेखा। तो जो आप बता रहे हैं कि जब आदमी का समय बदलता है, यदि बुरा समय आता है, तो राहु रेखा किसी मेजर लाइन को काट करके जाती है। चाहे वो सूर्य रेखा को काट रही है, चाहे वो जीवन रेखा को काट रही है, चाहे वो भाग्य रेखा को काट रही है, तो वो तत्कालीन रूप से पैदा होती है, और जब वो समय गुजर जाता है धीमे धीमे वो धीमी पड़ जाती है। दूसरी बात क्या होता है कि जब किसी आदमी का प्रेजेंट टाइम कैसा चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी जो लाइनें हैं वो गहरी और पतली होती है, उनकी परिस्थितियां बदलती हैं। लेकिन मेजर लाइन जो होती है वो कभी नहीं बदलती है, वो वैसे की वैसे रहती है। तो ये समझने की आवश्यकता है। ये समाज में भ्रांति है कि रेखाएं बदलती है। रेखाएं बदलती नहीं है। कुछ रेखाएं तत्कालीन रूप से, उनको आकस्मिक रेखाएं बोलते हैं, जो उस समय के दौरान आती हैं और फिर कुछ समय के बाद में वो गायब हो जाती है। उनको आकस्मिक रेखाएं बोलते हैं। तो वो उसका पार्ट है। ठीक है। चलो जी, तो नेक्स्ट है अंकुश जादव। अंकुश जी प्लीज अपना सवाल रखें। सर जी, जी अंकुश जी नमस्कार। अच्छा लगा, आपका पढ़ाने का स्टाइल भी अच्छा है सर, समझ में आ रहा है। थैंक यू सर। एक नॉर्मल क्वेश्चन का था कि एक पूछने का था कि जो हाथ की रेखा रहती है, लेकिन उनके लिए कोई रेमेडी रहती है क्या फिर बाद में कुछ बिल्कुल उपाय सर। रहते हैं? सर ज्योतिष की कोई भी विद्या हो, कोई भी विद्या XYZ, हस्तरेखा हो, वैदिक हो, लाल किताब हो, टैरो हो, पेंडुलम डाउजिंग हो, न्यूमरोलॉजी हो, कुछ भी XYZ, वो सब एक क्या है? लैब। क्या है? जैसे एक लैब होती है, लैब में जाकर के आप अपना टेस्ट करवाते हो तो वो आपको प्रॉब्लम बता देता है कि ये समस्या ये है, लेकिन इलाज तो डॉक्टर लिखता है। ठीक वैसे ही ज्योतिष की कोई भी विद्या हो, अगर उसके साथ में रेमेडीज नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। तो हस्तरेखा के साथ में भी रेमेडीज है। हर चीज की रेमेडी है। और हाथ के अंदर जब भी आपके जीवन में अच्छा बुरा कोई भी चीज है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका समाधान है कि ये समस्या आएगी इस वक्त, इसके लिए ये उपाय करना चाहिए, जिससे आप उस प्रॉब्लम से बच सकते हो या उसका प्रभाव कम कर सकते हैं। रेमेडीज होती है। ठीक है सर। चलिए, ओके जी। थैंक यू। थैंक यू। प्रकाश जी अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। प्रकाश जी अनम्यूट करिए सर। अनम्यूट का पॉपअप आया होगा सर, आपके पास नहीं आया? चलो मैं ऐसा करता हूँ, सभी लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, लोगों को परेशानी नहीं होगी। चलो सभी को कर दिया, आपने आपको सेल्फ अनम्यूट कर सकते हैं। जी प्रकाश जी हेलो, बोलिए। नमस्कार। सर, मेरे दो प्रश्न हैं। एक, आपने जो आज पढ़ाया है, इसका पीडीएफ या इसकी जो कुछ मटेरियल हमको इसमें मिल जाए, ग्रुप पे मिल जाएगा क्या, जो सर हम मेरे प्रिंट निकाल लें? मेरे हिसाब से इस क्लास का कोई PDF नहीं है। नहीं, आज आपने जैसे कुछ આજે व्हाइट बोर्ड રેકોર્ડિંગ पे जो યાર દેખાડે છે એટલે રેકોર્ડિંગ शेयर થતું હોય किया है। શું रिकॉर्डिंग 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 मिलेगा। આપણા ફોનમાં રેકોર્ડિंग થતું હોય अरे આપણે यार, કરવું હોય तो ये त्रिवेदी साहब, बाकी लोग भी बैठे हैं यहाँ। सर, फोन बात कर रहे हैं। हैं।
नहीं, आपने मेरे जो व्हाइट बोर्ड शेयर किया था उसमें हाथ भी दिखाई दिए थे और उसमें कुछ उसके कुछ स्टेटमेंट भी लिखे हुए थे, तो इस प्रकार की वो कोई पीडीएफ? वो हमारी पढ़ाने की भी है। ठीक है, हमारा ठीक है सर, ठीक है सर। आपको रिकॉर्डिंग उपलब्ध करते हैं, रिकॉर्डिंग में आपको दूसरा प्रश्न ये है सर मेरा, जी एकदम सर पहले। एक मिनट प्रकाश जी, मेरा सभी विद्वानों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए, अदरवाइज मुझे फिर से सबका मुंह बंद करना पड़ेगा। मेरे पास में कंट्रोल है, मैं सभी का मुंह बंद कर दूंगा। तो प्लीज मर्यादा में रहें, आप भी मर्यादा में रहें और मेरी भी मर्यादा को भंग ना करें। इसलिए आप सारे विद्वान हैं, अपने आप को म्यूट रखें। अगर आपका सवाल है तो हैंड रेज करें, मैं आपके सभी के सवाल जवाब दूंगा, चाहे रात के बजे 2। टेंशन लेने की लोड़ नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं, डिस्टर्ब ना करें, ये गलत चीज है। हाँ प्रकाश जी प्लीज कंटिन्यू। हाँ, मेरा प्रश्न ये था सर, मैंने निवेदन मैसेज से भी किया था मैंने जी कि जी। जो क्लासेस है वो रेगुलर रहेगी, तो हम्म। थोड़ा सा यदि गैप रहता तो सर निश्चित रूप से सीखने में थोड़ी सी मदद ज्यादा मिलती, क्योंकि कंटिन्यूअसली जो। हेलो। सर आपकी बात 100% सही है, मेरा आपका मैसेज भी आया था, मैंने रिप्लाई भी किया था। एक्चुअली हाँ सर हाँ हाँ। आप एक्चुअली क्या है, हमारे पास में समय का अभाव है। समस्या ये है, हम्म। क्यों है कि अभी हमारा ये 6 दिन का वर्कशॉप, इसको खत्म करेंगे हम लोग, और जैसे ही खत्म होगा 28 तारीख से हमारा दूसरा वर्कशॉप का टाइमिंग है। वो जो हमारा एक कोर्स शुरू हो रहा है 28 से, जो कि हमारा 1 महीने का कोर्स है टोटल कंप्लीट, मतलब कि उसके अंदर फार्मेसी का एक दूसरा कोर्स दे रहे हैं हम लोग, जो कि सिर्फ 1100 रुपये में हमने प्रोवाइड करवाया है। तो उसका जो वो है वो शुरू हो रहा है। फिर साथ में हाँ मेरा स्टूडेंट के अंदर अब भी हमारा फिलहाल जो मेन कोर्स है वो चल रहा है, और मेन कोर्स के स्टूडेंट यहाँ बैठे होंगे मेरे साथ में कुछ, वो बेचारे परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनकी क्लासेस डिस्टर्ब हो गई बीच के अंदर। तो मुझे उसको भी वो करना है, तो ये थोड़ा सा क्या है कि हमारा टाइम टेबल ऐसा डिस्टर्ब हो गया, सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ा गया हमारा। तो उसकी वजह से हम लोग इसको नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी मजबूरी मान लीजिए आप। अब और तो हम आपसे क्या कह सकते हैं सर, तो इसके लिए तो मैं माफी चाहूंगा कि इसमें नहीं, हम किसी माफी की बात नहीं, मैं सिर्फ जो रिक्वेस्ट कर रहा था सर आपसे। वो आता आपकी ठीक है, लेकिन जो मजबूरी है वो मैंने आपको बताया कि इसमें हम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास में समय है ही नहीं सर। ठीक है मुख्य सर। हाँ। बाकी ये है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता आप कॉल करिए, आप पूछिए हमें, आपके सवाल के जवाब बाद में भी आप बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत थैंक यू सर। नहीं। आप हमारे साथ कंटिन्यू करते हैं नहीं करते हैं, नो इश्यू। अगर आपको कहीं पे भी कुछ समझ में नहीं आता है, आप एनी टाइम कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। ओके, मीनू भारती जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और अपना कैमरा ऑन करें। मीनू जी। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या 3 महीने अगर हम कंटिन्यू आपसे सीखते हैं तो क्या उसका सर्टिफिकेट मिलेगा हमें? सर्टिफिकेट भी देते हैं हम, पीडीएफ नोट्स भी देते हैं, रिकॉर्डिंग भी देते हैं, और लाइफ टाइम असेस भी देते हैं आपको, कि आप ओके, 3 महीने का क्या चार्जेस होगा? आपको लास्ट डे बताएंगे। ओके सर, थैंक यू। जो एग्जीक्यूटिव के थ्रू आप आए हैं आप उनसे बात करिए, वो आपको बताएंगे। अभी हम कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी तो पहले ठीक है, तो ठीक है। सीखिए, जो सिखा रहे हैं उसको सीखिए, वो तो बाद का विषय है। ओके ओके, ठीक ठीक है। है, ठीक है। थैंक ओके। यू सर। ओके। मनीष जी अनम्यूट करें अपने आप को प्लीज। जय श्री राम। जय श्री राम। तो मुझे ये पूछना था, जो हाथों पे, कईयों को मैंने हाथों पे देखे जिनके हाथों पे उंगलियों पे जो तिल होते हैं, उसका क्या होता है? वो भी उसका कोई पार्ट, फर्क पड़ता है? उसका भी, ये भी पार्ट है सर कोर्स का। अच्छे नहीं होते। जिनके हाथों पे अंगूठों पे तिल होते हैं, वो अच्छे नहीं होते? अच्छे नहीं होते। ठीक है सर, धन्यवाद जी पूछना। अगला कौन है? अजीत त्रिवेदी जी अपने आप को अनम्यूट करें और सवाल करें, अपना कैमरा ऑन करें। अजीत जी मेरा सवाल था आपसे पहले कैमरा ऑन कि करो, शक्ल दिखाओ, बाद में सवाल करो। मेरा ऑन करे, कैसे होगा कि मेरा? आप सबसे ज्यादा तो मेरे को फोन आप ही कर रहे थे। हाँ हाँ, मैंने किया था। हाँ, तभी तभी तो कह रहा हूँ ना, तो कैमरा शक्ल तो दिखाओ कि सबसे ज्यादा फोन करने रुको वाले 1 मिनट में दिखा रहा हूँ आपको, 1 मिनट। बड़ा है ना। शक्ल दिखाओ सर पहले।
कैमरा ऑन नहीं करना आता क्या आपको? समझ नहीं आता मेरे को। चलो कोई बात नहीं सर, सवाल करो, आप सवाल करो। वो बेचारे परेशान थे, हमने डाल दिया आ रजिस्ट्रेशन, रहा है नजर सर? रजिस्ट्रेशन करके आए। वो कह रहे हमने तो पूरे पैसे दिए हैं, और ये अब यहाँ रजिस्ट्रेशन और करो, कितनी बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? मैंने कहा प्रभु जी, मैं लिंक बदल रहा हूँ, मैंने पूरी क्लास को बंद किया, इनके लिए स्पेशली मैंने लिंक चेंज किया। जी 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 बताइए। जी सर, आपका आवाज आ रहा है, प्लीज सवाल बताएं। हाँ, मेरा पूछने था, हर एक इंसान का दो हाथ होते हैं। आपने बताया स्टडी किया जाता है, राइट एक्टिव हैंड होता है उसका, तो दूसरा जो हाथ होता है उसमें कुछ इंडिकेशन या कुछ उसका हेल्प मिलता है क्या? दूसरा हाथ को देखा जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल देखना ही चाहिए, देखना ही चाहिए। इसलिए देखना चाहिए कि कोई भी इवेंट अगर आप कंफर्म कर रहे हो हाथ के अंदर, तो आपको दोनों हाथों को देखना चाहिए। यानी वर्तमान स्थिति को तो आपका जो जिस हाथ से आप काम कर रहे हो वो बता रहा है, लेकिन किसी मतलब कि किसी इवेंट को अगर कंफर्म आपको करना है कि यस ये घटना 100% घटित होगी, तो उसके लिए आपको दूसरा हाथ देखना ही चाहिए। तभी आप ये कंफर्म कर पाएंगे कि ये घटना घटित होगी या नहीं होगी। जैसे अच्छा। एक छोटा सा उदाहरण दिखाता हूँ आपको। मेरा हाथ देख पा रहे हो आप लोग स्क्रीन के ऊपर? हाँ हाँ हाँ, मेरी देख पा रहा हूँ। मेरी लाइफ लाइन जो है, ब्रेक है बीच के अंदर, दिखाई दे रही है? हाँ, दिखाई दे रही है। ये ब्रेक हो हाँ, गया, ब्रेक है। ठीक है। हाँ लेकिन दूसरे हाथ के अंदर पूरी है। हाँ, इस- पूरी है, हाँ। इसलिए मैं आप लोगों को क्लास दे रहा हूँ, नहीं तो मेरा राम नाम सत्य बहुत पहले हो चुका होता। नहीं नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। हाथ ऐसी बात नहीं है। हाथ के हिसाब सही से बात बता, है। तो मैं वही हाँ बता हाँ, रहा सही बात। हूँ, दोनों हाथ अच्छा होते हैं। अच्छा। ठीक है ठीक है सर। सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद। आशा है आप सब लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज ग्रुप के अंदर आपकी जो भी राय है जरूर लिखिए। सर, ठीक। एक क्वेश्चन मेरा था। हाँ रविंद्र जी बोलो आप भी। सर, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, 10वीं कर रखी है बस। और मैं कोई बात नहीं, कोई बात। कहाँ से हो आप? मैं हरियाणा के अंदर चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आपको आपको ये चरखी से, दादरी से हो? आपको ये किसने इनरोल करवाया है यहाँ पे? जी, ये फेसबुक पे देखे थे मैंने। और मैं, अगर आपके पास टाइम हो तो सिर्फ 1 मिनट के लिए आपको कुछ स्टोरी बताता हूँ। नहीं, वो तो सिर्फ ठीक है। 1 मिनट। दादरी में कहाँ रहते हो? दादरी में मेरा गांव है, डोकी कितलाना जी। ओके, क्योंकि दादरी में मेरे काफी स्टूडेंट है, इसलिए मैंने पूछा कहीं उन्होंने तो नहीं बता दिया आपको। चलो बताओ। सर, मैं खेती बाड़ी करता हूँ और मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं। कोई बात और नहीं। वैसे ही मैंने नॉर्मल किसी का हाथ देखा, मुझे कुछ ज्ञान नहीं, किसी रेखा ज्ञान नहीं। फिर जो उसको बताया वो सब स्टिक बैठ गया। उसके बाद मेरे पास भीड़ लगी हाथ दिखाने के लिए, मुझे कुछ पता नहीं, कुछ भी नहीं पता। और जैसे ही मतलब हाथ देखा और कुछ बोल दिया, वो मतलब ऑटोमेटिक 100 में से 70% हो जाता है। मुझे कुछ ज्ञान नहीं है इस चीज का। एक दो हाथ मैंने मेरी लाइफ में ऐसे देखे हैं सर, जिसमें जिसकी उम्र तो 40 साल और जीवन रेखा बिल्कुल जो मतलब छोटी, और जो मस्तिष्क रेखा वो है नहीं, और बिल्कुल फिट एंड फाइन दोनों ही इस, हाथों में। इसीलिए तो हाथ को सीखना जरूरी है ना, कि जीवन रेखा कभी लाइफ लाइन होती नहीं है। आपकी जानकारी के बता दो, अच्छा जी। लाइफ लाइन इज नॉट लाइफ लाइन। आपकी जीवन रेखा आपकी लाइफ लाइन होती ही नहीं है। अच्छा जी। उसके रेखा नहीं थी, और ये बस उससे कैसे आइडिया लगाऊं उस हाथ को, सिंपल हाथ बिल्कुल। इसीलिए तो कह रहा हूँ, सीखो, सीखो। वो इतना पूरा ज्ञान अलग चीज है सर, उसके लिए आपको ज्ञान लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और सर, एक बात हो रहा है कि मेरे दोनों हाथों की रेखा अलग है, ना तो अलग ही होती है ना, बिल्कुल। अलग हाँ, ही होती वैसे बहुत मैच करते हैं, लेकिन जो 2-3 रेखा हैं जो अभी बनी है, और कुछ है। समय के। ऐसा है रविंद्र जी, क्या है हाँ कि जी। आप किस प्रकार से क्या देख रहे हो, आपका देखने का अपना एक नजरिया है। आप जो प्रेडिक्शन कर रहे हो वो इंट्यूशन पावर का प्रभाव है। दूसरी बात जो आप कह रहे हो कि दोनों हाथों की रेखाएं अलग है, बिल्कुल सभी की दोनों हाथों की रेखाएं अलग ही होती है, एक जैसी होती नहीं है, किसी की भी नहीं होती है। लेकिन अगर गहराई में जाओगे तो दोनों हाथों की रेखाएं एक जैसी होती है।
क्यों, कैसे होती है एक जैसी, उनका जो प्रभाव है, दोनों का जो अच्छा प्रभाव है, उनका जो फलादेश है वो सेम होता है। अब दोनों का सेम फलादेश कोई व्यक्ति कब कर सकता है, जब उसको हस्तरेखा विज्ञान का ज्ञान है, अदरवाइज वो ठीक है नहीं। जी। यानी आपका ऐसा तो नहीं है कि जो आपके हाथ में है उसी से आपका जैसा फलादेश होगा। अलग अलग लोगों का आपका जैसा सेम फलादेश हो सकता है, लेकिन उसको समझने की आवश्यकता है, उसको प्रॉपर अध्ययन की आवश्यकता है। और अपन को ठीक प्रॉपर अध्ययन करना है तो उसके लिए प्रॉपर चीजों को समझना पड़ेगा। तो एक लंबा सब्जेक्ट है, उसमें समय लगता है, एक दिन में सारा सब कुछ संभव नहीं। ठीक है जी, मैं आपके साथ लंबा जुड़ा हूँ, क्योंकि मेरे पास 600 से 700 कस्टमर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और जिनकी मैंने बताई है 500 से ज्यादा की सही रे बैठी है, और मुझे खुद को ज्ञान नहीं है। मुझे नहीं पता मेरे पास क्या कोई दिव्य शक्ति है या कुछ है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, खेती करता हूँ, किसान हूँ। गुरुओं का आशीर्वाद, ये है मेन बात, माता रानी का आशीर्वाद है, इंट्यूशन पावर बढ़िया है और कुछ नहीं है। तो चलो जी, ठीक है जी। 11 बज गए हैं, वो 11:15 हो गए, हमने तो ध्यान ही नहीं हाँ, दिया। चलो जी, तो सभी को धन्यवाद। शुभरात्रि, जय गुरुदेव। जय